सभी का भाग, भागीदारी, सहभाग, जब एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़े। अगर हमें किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, कार्यक्रम का मायना खाली कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम मतलब 100 जनों की नौकरी नहीं, कार्यक्रम मतलब 100-200 जनों की शिक्षा नहीं, कार्यक्रम का मतलब एक विचार, एक संदेश जो 100 जनों के अतिरिक्त भी और बहुत जगह जाना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा कहीं काम होता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरह के विचार को, व्यक्तियों का समूह है तो इस तरह के विचार को आगे ले जाता है। तो कभी कभी आप समूह में साथ रह के किसी विचार को आगे बढ़ाते हो और कभी कभी आपको समूह से अकेले जाके भी विचार आगे बढ़ाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो गए, लेकिन आपके साथ पूरी वैचारिकता है। छोटे उम्र के लड़के लड़कियों के लिए काम करने में सबसे बढ़िया चीज तुम्हारे को उनमें वो दिखती है, सर इस पे काम करना चाहिए, ये उनकी ताकत है। कोई भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि उन बच्चों के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ क्या लगता है तुम्हें उनको देख के? उत्सुकता, गुड, वेरी गुड। और बताओ? ऊर्जा, ऊर्जा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीखने की जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा, ऊर्जा, जिज्ञासा, और कौन बेटा है? जिज्ञासा, ये लचीलापन होता है उनमें। इस उम्र के साथ अपन काम कर रहे हैं, वो कैसी एज है? एक ग्रुप ऐसा है जो 6 से 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं। वो एज ऐसी है जिसमें बच्चे का फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक जिसको कहते हैं चलना फिरना, वो बहुत अधिक माता पिता के बिना नहीं होता। ज्यादातर वो माता पिता के साथ ही मूवमेंट करता है। स्कूल जैसे जाने लगता है उसका दायरा माता पिता के अतिरिक्त और बढ़ता है, उसको और दोस्त मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको तो माता पिता के साथ चलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा, 11, 15, 18, 20, 22 साल का बच्चा जैसे जैसे होता जाता है, उसके बाद खुद का अनुभव भी जुड़ता जाता है, उसकी नॉलेज में, उसकी जानकारी में जुड़ता है। और जब ये जुड़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है उसकी, कि उसको माता पिता के अतिरिक्त अपना समय बिताना है, अपने घर के बाहर जाके अपने दोस्तों को भी समय बिताना है, उसमें फिजिकल मेंटल चेंजेस की शुरुआत होने लग जाती है। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे मेंटल चेंजेस। इस एज में सबसे ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उनका अपोजिट सेक्स के प्रति होता है। तो ऐसे में आप उनको कहते हैं इसको डील विद कैसे करोगे ऐसी सिचुएशन में। और ये एज सबसे अधिक फ्लरिश करती है कि उसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत रिफ्लेक्शन फास्ट होते हैं, बहुत तेजी से चेंज आने लगते हैं उसमें। ऐसे समय, ऐसी एज में दोनों पॉसिबिलिटीज होती है कि वो बच्चा सही दिशा को भी पकड़ सकता है और बच्चा गलत दिशा को। कुछ जानकारियां उनके पास है, कुछ जानकारियों को हम रिफाइन कर सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप के साथ हम लोग काम करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि सफलता के मायने क्या, तो हम उसमें देखते हैं कि सफलता के मायने कि वो उसने तो बहुत पैसा कमा लिया, वो बहुत सफल आदमी हो गया। तो हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं सफलता पैसे या ताकत से नहीं तोलो, उसको दूसरे और आयामों से, शिक्षा से तोलने की कोशिश करो। सफलता हमेशा रेफरेंशियल होती है। 1, 2, 3 गो। ओके, रिंगी लेके जाओ, ये खाना है खाना।
क्या हुआ? बेहोश हो गए। पानी लेके आओ फटाफट। क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेके जाओ, ऐसे नहीं ठीक होएगा। नहीं डॉक्टर सही रहेगा, डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, गोपाल जी के पास लेके चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये मेरी बहू को अचानक बर्तन मारी थी, एकदम चक्कर आ रही है, पानी भी नहीं पी रही है। चक्कर आ रही है? हाँ, चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही है। क्या हो गया? क्या हुआ था इसको? चक्कर आ रही बीमार थी ये पहले से? हाँ, वैसे बीमार तो नहीं थी, वैसे इसको मतलब खाती, थोड़ा खाना पीना कम खाती थी और मतलब चक्कर आते थे। कम खाती थी और चक्कर बहुत आते हैं, वैसे बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। तो आप बाहर जाओ, थोड़ी देर मैं चेक करता हूँ। यहाँ ससुराल में अकेले रहती हूँ तो घर का काम करती हूँ, उन्हें टेंशन नहीं, दिमाग में काम है, और क्या काम करती हो तो दूसरे काम करके सब बातें होती हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी पड़ती, अंदर से अलग से डर लगने लगता है, डर से घबराहट होती है, पता नहीं, खाना भी नहीं अच्छा लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना कम खाती हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं काम करते करते चक्कर आने लगता है। आज तो मुझे पता ही नहीं चला, गिर गई एकदम से, खड़े थे गिर गए। कोई बात नहीं, डरो मत। ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है जहाँ पे तुम रहती हो? मेरे सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, और कोई नहीं है। और जब शादी से पहले तुम्हारे घर में कौन कौन थे? सब थे घर में, छोटे भाई बहन भी है, बड़ी बहन भी है, सब मम्मी पापा भी है, दोस्त सहेली भी है। तो घर के बहुत दिन हो गए आपको, है ना? ठीक हो जाओगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप डरो मत, आपको मैं दवाई देता हूँ और आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? किससे कोई बात भी कर, कोई रहा हमें ससुराल में, कोई किसी से मन की बात नहीं बोले, वो आदमी था वो भी चला गया, ना समझे, और सास ससुर तो पूरे दिन घर के काम करवाते, बोलते हैं कि अरे करो वो करो वो करो, डर लगा रहता है कि टाइम से खाना नहीं बनेगा तो वो डांटेंगे, वो करेंगे। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं उनसे बात करता हूँ और आपको दवाई लिख के देता हूँ, वो दवाई टाइम से देना, ठीक हो जाओगे, ठीक है? ऐसा है कि ये मैंने दवाई लिख दी है, ये दवाई तो आप लेके अपनी बहू को देना, और ये ध्यान रखना कि इसमें थोड़ी कमजोरी आ गई तो आप इसको कुछ दिनों के लिए इसके पियर भेज दो मिलने के लिए, ठीक है? ठीक है। और जब आपका बेटा आएगा तब आप आपके बेटे को और अपनी बहू को भेजना मेरे पास, ठीक है? ठीक। और ये दवाई देना इसको, और इसको पियर छोड़ दो आप, ठीक है? ठीक है। उन्हीं की भाषा में उनसे बात करके उनको समझाना, उनको बताना, तभी वो समझ पाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाए। मैं गीत बोलूंगा जिसमें आप सभी को ऐसे दोहराना। चावल कैसे बोया कैसे बोया कैसे बोया रे, चावल कैसे बोया कैसे बोया कैसे बोया रे, चावल किसने बोया किसने बोया किसने बोया रे, ये चावल किसने बोया किसने बोया किसने बोया रे, ये चावल इसने बोया सबने बोया रे, ये चावल इसने बोया सबने बोया रे। चावल बोलना आता है और लिखना नहीं आता है। ये क्या है? ये चा। अभी ये हुआ चा।
इसको कहते हैं वो, इसको कहते हैं ल। अभी हो गया चावल, चावल, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें? बादल, काला बादल, नीला बादल, टेलरी। अरे बादल दिख रहा है, इसमें हो क्या रहा है? बरस रहा है। बारिश आ रही है। वह आवाज के कौन कौन से शब्द हैं जो अपन लोकल भाषा में बोलते हैं? बल, बकरी, बकरी, दीदी बस, बस। इधर से बोलिए आप। बरस, बरस। अशोक दिया बोलिए। बरखा, बरखा। गुड, इसके लिए ताली बजाओ। कौन होता है जिसने टाइम से खाना नहीं खाया है, नाश्ता नहीं किया है, फटाफट में लगा है और जब वो दिन में खाना खा रहा है तो अच्छे से खाना खा लिया उसने भर पेट के, उसका जो वो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी स्टोर कर लेती है अगले टाइम के लिए, है ना। और वैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। हम व्रत वगैरह करते हैं तो हमारा जो खाना एक दिन का खाया हुआ 3 दिन 2 दिन तक चलता है, स्टोर तो करती है बॉडी। लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम पे खाते तो ज्यादा स्टोरेज उसका बढ़ता जाएगा। कोई 9 दिन 9 रात रहा वो करते ही है पानी। हाँ, तो उसका स्टोरेज बढ़ता जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। उसके साथ प्रोटीन हमारे शरीर में जो होने वाली टूट फूट होती है, शरीर की जो अंदर अंग है उसकी जो ऊतक है उसमें टूट फूट होती है, या सेल्स है नए सेल्स लाने हैं तो उसमें परिवर्तन के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रोटीन किस किस में होता है? दूध में होता है, पनीर, दूध, अंडा, ये इन सब में होता है। वैसे प्रोटीन 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक तो जंतु जनित, एक पादप जनित, है ना। जो हमको जंतुओं से मिलता है उसको हम जंतु जनित प्रोटीन कहते हैं और जिनको हम पादपों से लेते हैं उनको पादप जनित प्रोटीन कहते हैं। कई प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब विटामिन के प्रकार हैं जो हमें अलग अलग विटामिन एक प्रकार का हमको रोगों से बचाने के लिए होता है। रोग जो हमको लगते हैं उससे लड़ने के लिए जो मेन फैक्टर है वो विटामिन है। विटामिन ही वो चीज है जो हमको अन्य होने वाले रोगों से हमको बचाता है। विटामिन सी में अंगूर, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, गेंदे अथवा पाया जाता है। खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और हरी भी हो तो विटामिन सी मिर्ची में ज्यादा पाया जाता है। अब विटामिन डी बताएगा कि वो किस किस में है। मैं विटामिन डी हूँ। मैं मक्खन, दूध, मछली में पाया जाता हूँ, ताज़ा सूर्य में भी पाया जाता हूँ। मैं मत्स्य हूँ। मैं सारी चीज़ें से खाने से उपलब्ध होती हूँ। मक्खन, नारियल, घी, बादाम, मूंगफली, तिल, सरसों, दूध, मछली। इन सबको खाने से हमको वसा मिलती है। दूध एक ऐसा है जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, प्रोटीन भी होता है ना, और बहुत सारे विटामिन भी होता है दूध के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति दूध पीता है 1 गिलास रोज तो एक तरह से लगभग सारे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। दूध में बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो अन्य में नहीं पाई जाती है ना, इसलिए इसमें तत्व बादल से छा जाए, बादल से छा जाए, घुमड़ घुमड़ कर इस धरती को, घुमड़ कर इस धरती को, नंदनवन सा सरसाए, नंदनवन सा सरसाए, दसों दिशाओं में जाए, दसों दिशाओं में जाए, यह मत समझो किसी क्षेत्र को, यह मत समझो किसी क्षेत्र को, खाली रह जाने देंगे, खाली रह जाने देंगे, दानवता की बेल विशेली,
रोहतानी बेल विशेली, कहीं नहीं छाने देंगे, कहीं नहीं छाने देंगे। अपन चाय जैसा बना सकते हैं, इसको वृत्ताकार भी बना सकते हैं, आयताकार भी बना सकते हैं। इससे कितने 4, रंगावा कितना 1 बटावा 4 में से 1, ये कहलाती नहीं। तो 3 का लिखना है इसके आगे पहाड़ा। हाँ देखो 13 में आता है 1 और 3 है ना, 1 और 3 का पहाड़ा लिखना और आपका 13 का पहाड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये हो गया, ठीक है। इकाई का तो वही चलेगा और दाई के अंक जुड़ जाएंगे, यहाँ जुड़ेगा तो क्या देंगे, ये 13 का तो बोल नहीं। 24, अभी आपका ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, इसको तर्क प्रस्तुत करना है। डी अलग कैसे हुआ बताए? हाँ इसमें त्रिभुज दे दिया, वृत्त और गोला, एक ही चीज है, अलग अलग है। एकदम गोल है, गोलाकार पूरा, दोनों एक ही है। आप देखो, आप खुद कह रहे हो, आप खुद ही सुनो उसको, वृत्त एक गोल है। राम और मोहन में 144 रुपए इस प्रकार बांटो कि राम को मोहन से 30 रुपए अधिक मिले। माना कि मोहन का धन x है, ठीक है। राम का धन आ गया x प्लस 30, दोनों का धन मिला के कितना है x प्लस 30। इधर 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 ये 57 आ गए मोहन के, दूसरे के पास 57 प्लस 30 87 और 57 जोड़ ले, दोनों 144 हो गए। इतनी 1/4 को बताइए क्या बहुत बढ़िया। कितने नंबर बोले? 40। देखो शाबाश। भाई लोगों किताबों की दुनिया में रेल चली भाई रेल चली। ये 6 इधर क्यों लिखे और 3 उधर क्यों लिखे? हाँ ये दागी और ये क्या है? शाबाश, ताली बजाओ। 36 तो 36 में थी अपन जो 15 है ना, 15 अपन को क्या करना है? काटवा है। इकाई कितनी निकालनी है? नीचे कितने लिख रखे हैं? 6 के नीचे 5, तो 5 निकल जाएंगे ना इसमें से, निकाल लो। और इसमें से कितने निकालेंगे? एक निकाल लो। एक दाई निकाल दी, शाबाश। और उसमें से एक निकाल लिए, 2 थे 2, कितने थे? 3 थे ना। हाँ शाबाश, ताली बजाओ। ये क्या है? ठीक है। और इसके पीछे ये करते क्या हो गया? और ये करते क्या हो गया? तो उसमें अपना क्या खुलेगा? मुंह खुलेगा। क्या खुलेगा? तो कैसे खुलेगा? और ये क्या हो गया? ता। इस कमरे में
जगह। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं है? ऐसा हुआ है। तो ये क्या है? तोता। और ये क्या है यहाँ पे? हरे कलर वाला तोता। क्या है? तोता। अब है जो इसके ऊपर ये लगा दिया तो वापिस क्या बन गया? तो केवल क्या है? तो। और पीछे अगर ये लगा दिया तो क्या बन गया? तोता। तोता क्या बना? बहुत बढ़िया। आप सब बोल रहे थे, आप भी एक बार क्या बताए? यहाँ पे जोड़ा तो ये इतनी सारी जगह में आया, और जब मैंने बोर्ड पे जोड़ा तो इतनी सारी जगह में आया। और वहीं अगर जब हम ये पहाड़ा बढ़ाते हैं या गुणा करते हैं तो इतनी सी जगह में आ जाता है ये। इसलिए ये बहुत बड़े काम में नहीं पड़ के हम इस इतनी सी जगह में उस जोड़ को कर सके, इसलिए हम गुणे के सहायता लेते हैं और गुणा करते हैं, इसलिए हम गुणा सीखते हैं। और जो यहाँ पे जो शिक्षण को लेकर भाषा गणित को जो लेकर जो शिक्षण कार्य कराए गए, जो नए साथी है पुराने साथी है, उन्होंने उनके विषय कुछ काफी ऐसी एक्टिविटियां थी जो हमने कभी जो नीला रंग है वो अशुद्ध रक्त को बता रहा है। हाँ, और जो ये लाल है ये शुद्ध रक्त को बता रहा है। ये शुद्ध रक्त है ना। शुद्ध रक्त किस में बहता है? और अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। ये अशुद्ध रक्त कोई गड़बड़ तो नहीं करता शरीर में? नहीं, ये तो ये अशुद्ध होगा ना। अशुद्ध नहीं होगा तो हमारे शरीर में अशुद्धियां रह जाएगी। ये शरीर के अंदर ये शिराएं होती हैं और ये धमनियां भी होती हैं। शरीर में जब ऑक्सीजन धमनियों के माध्यम से इसके अंदर आता है तो धमनियां इसमें अनेक छोटे छोटे नलियों में बढ़ जाती हैं। फिर ये हमारे शरीर में जाता है। शरीर में ना अन्य कोशिकाओं से मिल जाता है और फिर जहाँ जहाँ पे हमारे अंग होते हैं उसमें विसरण प्रक्रिया होती है। विसरण प्रक्रिया में जो हमारा अवशेष पदार्थ बनता है वो शिरा के अंदर आ जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध वायु होती है, फिर वो हमारे अंगों में चली जाती है। अंग उसको काम में ले लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शिराओं के माध्यम से फिर से इसके अंदर आ जाती है, और फिर ये हड्डियाँ उसको फेफड़ों में पहुँचाता है। फेफड़ों से विसरण प्रक्रिया वापस होती है ताकि वो ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन वापस धमनियों में आ जाती है, और फिर वापस वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि तब हम जब वापस सांस लेते हैं तो वो शुद्ध वायु अन्न हमारे अंदर चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है। इससे हमारे शरीर में जो शुद्ध वायु होती है वो चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है। जो हमारे शरीर के अंदर स्थित होती है ना, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो धमनी होती है, और जो हमारे बाहर जो है ना जो दिखाई देती है वो शिरा होती है। और जब आप डायलिसिस के बारे में कह रहे हो ना, उसमें भी एक विलेन मिला हुआ रहता है, उसमें भी विसरण प्रक्रिया होती है ताकि वो जो खून में अशुद्धि होती है ना वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा बाहर आ जाती है, और जो शुद्ध वायु होती है बाहर वो अंदर चली जाती है, और फिर वही खून हमारे शरीर में वापस चला जाता है। वो कृत्रिम रूप से होता है। फेफड़े हृदय वो तो दिल कहाँ पे होती है? दिल ये को हृदय बोलते हैं। जब हम एंटी सीरम डालते हैं तो खून के अंदर हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो विपरीत एंटीबॉडीज और एंटी सीरम जब मिलते हैं तो खून का थक्का स्पंदन कर देते हैं, जमा देते हैं। वही जैसे अपन दूध में दही डालते हैं, वो दूध में दही डालते हैं तो उसका दही बन जाता है, फट जाता है ना। ऐसे ही खून में अगर कोई विपरीत एंटी सीरम जाता है तो वो फट जाता है, ठीक है। और फिर वो वही ग्रुप होता है, ये भी है जो फट जाता है वो वही ग्रुप होता है। ये है बी पॉजिटिव। अब मैं यूँ कहूँ, अगर ये तीनों फट जाए तो क्या होगा? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, और ये दोनों फट जाते नहीं फटता तो नेगेटिव। कैसे होता है चुनाव? अब हमें कितने बैलेट पेपर देंगे चुनाव के टाइम? दो। एक वार्ड पंच का और एक सरपंच का। सरपंच और वार्ड पंच के अलग होते हैं, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव 7 होते हैं, क्योंकि एक ही वोट देना पड़ता है यहाँ तो दोनों के। और यहाँ कितने वोट देने पड़ते हैं?
सरपंच के और मेन बात है कि आरक्षण। अब तो आरक्षण वाला हो गया ना कि 50% आरक्षण दे दिया महिला को पंचायती राज में, 50% महिलाएं होगी। अब कई जगह तो ऐसी महिलाएं मिलती नहीं है। प्रधान के चुनाव, प्रधान के लिए चुनाव में होता है पंचायत समिति सदस्यों का। इसमें कितनी आबादी होनी चाहिए कम? जैसे सरपंच के लिए तो 2,500 से लेके 5,000 तक, तो इसमें कितनी आबादी होनी चाहिए कम से कम? 5,000। पंचायत समिति सदस्य 9,000 के करीब हो, 9 से लेके 15,000 तक। माइन्यूटेस्ट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक उसका प्लानिंग सोचिए, उसके अनुसार आगे उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करें, जिससे कि वो सारे 13 आयामों की बातें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझ ले, एक समझदार व्यक्ति के रूप में बढ़ जाए। जो आप बने तो उसके बाद तो सारी नॉलेज हो, लिखने पढ़ने की भी हो, अभिव्यक्त करने की भी हो, नियम कायदों की भी जानने वाला हो, पहल करने वाला भी हो, और खुद के व्यवहार में वो वैसा रहे। वो एक बहुत बेहतरीन इंसान के रूप में अपने को स्थापित कर जाए, करने लगे, बन जाए। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो हम हर एक बात का, इन 13 फैक्टर्स का, 13 आयामों का ख्याल करते हुए उसको समय समय पर जहां जहां कमजोरी है उसको उस तरह की नॉलेज देने के लिए हम बहुत सी गतिविधियां करते हैं ना, राइट, जिसमें फॉलोअप, कार्यशाला, मेले, भ्रमण, रोल प्ले, गांव में उस काम की जिम्मेदारियां देना, युवा मंचों में, वाईएसएस में उसको आगे रहना, ओपननेस देना, सपोर्ट करना, सिखाना, ये सब टोटल ये काम किया जाए। प्लान करते हैं कि आपके बार ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इसमें वो कौशल बढ़ जाए, इसकी समझ जो है, ग्रेडिंग क्या है, ये पहले ये थी, अब ये लेवल हो गया, अब ये लेवल हो गया है। हमने देखा इसकी ये ग्रेडिंग थी, तो अब इसमें लाने के लिए हमने नियोजित किया, और जितने भी थे उनको अगले वाले कैंप में लेके आए। इसमें जितने भी थे उनको इस ग्रेड में अगले वाले कैंप में लाने के लिए तैयारी की। फिर वहां ग्रेडिंग ली, जब आया तो ये ग्रेड था, और अब जा रहा है वापस 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो ये ग्रेड। कौन पीछे क्यों रहना, कारण क्या है, उसका आंदोलन करते हैं। एक घर वाले से परेशानी है, कोई और दिक्कत है क्या, जाति भेद ना हो, बदमाशी ना हो, ये सारी चीजें वो सीख जाए, है ना। तो एक्चुअली पढ़ने लिखने के बाद जो समझदारी आती है ना, और आज अपन ने प्रजा को पंचायती राज की बात करें, जो स्थितियां देखी थी वो क्या उल्टी थी, है, तो असर पड़ा क्या, शिक्षा का व्यापक असर हुआ क्या, उल्टी हो गई ना। तो यहाँ अपन सोच रहे हैं कि सीधा व्यापक असर हो, ठीक है, व्यवहार में आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमें क्या करना है, कौन से एरिया में, कौन से गांव में कैसा क्या बात करनी है, ये भी हमें पता चल जाएगा। इस गांव से ये 8 सहभागी आए, राइट, 8 के 8 ही टीम ही है, तो पहले क्या ध्यान देना है, ये इधर वाले 8 हैं जो बी में हैं, बताओ पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए। ये जो सहभागी है, मान लो आपको पता चला ये 2 गांव है जो डी ग्रेड में, जब सबसे देखा तो ये कहाँ पहुंच गए, डी ग्रेड में, और ये बी में है, तो पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए, है ना। तो क्या पता चला, कार्य करने के क्षेत्र, और डी में है, तो कौन कौन से डी में है उनके साथ काम करना, प्रायोरिटी बन गई, है ना। वरना इनके साथ काम नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, और जो था वो आधार भी वापस 4 महीने तो ला नहीं सकते हम। तो ये आपका किस जगह ज्यादा ध्यान देना है, क्षेत्र का मतलब है कौन सी बात पर, कौन से मुद्दों पे ध्यान देना है, राइट, उसमें उसके आधार पर हम मालूम कर लेते हैं हाइड्रो प्लानिंग में, और फिर उसके अनुसार हम आगे के कैंपों का आयोजन। बताओ, एक सी ग्रेडिंग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और मैं अलग सोचता हूँ और तुम अलग सोचते हो, तो क्या होगा, ये ध्यान देना है कि ऐसी गड़बड़ नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि सबका विकास चाहते हैं ना अपन,
राइट। ए परिहार्य मतलब इसको छोड़ नहीं सकते, राइट, ये जरूरी है, कंपलसरी है। परिहार्य का मतलब होना ही है, सूक्ष्म नियोजन करना ही है, ठीक है। और कब से करते हैं ये? सहभागी बनते हैं जब। नाम कानाराम है और मैं दूसरा दशक बस्सी ब्लॉक से हूँ। ये जो प्रशिक्षण था ये मेरा पहला प्रशिक्षण है। सिखाई गई बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे सहभाग पे ऊपर जो गतिविधि करवाई वो खेल करवाया अच्छा लगा। और सलीम जी सर द्वारा जो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके बारे में किशोर किशोरियों के साथ किस प्रकार से कैम्प में रहना, अपने को किन किन बातों पे ध्यान रखना है और मैं जो समझाऊँ सिखाऊँ और आगे मैं भी ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे को इसमें ये जो भी जितना भी सिखाया गया है, भाषा जो पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, TLM कैसे बनाते हैं और किशोर किशोरियों के साथ में कैसे पढ़ाया जाता है, किस और व्यंजन को हटाकर अपन डायरेक्ट शब्दों पर उनसे बातचीत करते हैं कि चित्रों के माध्यम से उनको पढ़ाना, और ये सब कुछ मेरे बेस्ट व्यवस्था खाने की, रहने की और जो साथियों लोगों की सबसे बेस्ट अच्छा लगा। खाना भी टाइम से खाना, टाइम से चाय पानी, रहन सहन, हर हाल चाल पूछना। जैसे मैं बीमार हो गया तो मेरा जांच करवाना, दवाई दिलाना, बार बार में पूछना, ये मेरे लिए